हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे एलटी ग्रेड का 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोगों का, मात्र 1 हफ्ते शेष बचे हैं और 1-2 पेपर अभी हम और देखेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद, शतदल और सरसिज ये तीनों कमल के हो जाएंगे, लेकिन अमीय अमीय किसका है? अमृत का। ऑप्शन डी। आगे, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर गाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीर गाथा काल शुक्ल ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा और सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्याय ने कहा था। तो वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा, ऑप्शन सी। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। लहर, आंसू, उर्वशी और झरना। तो इनका क्रम देखेंगे। लहर कब है? 1933 में। आंसू 25 में। उर्वशी 1909 में और झरना है 1918 में। तो क्या बनेगा हमारा क्रम? पहले आएगी उर्वशी 1909, झरना 18, आंसू 25 और लहर आएगी 33 में। गणों की संख्या, जो गण होते हैं छंद में, उनकी संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या होती है 8। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद बरदाई ने। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। कुकुर मुत्ता ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये होता है 1942 में। हुंकार 1939 में। भग्नदूत 1933 में और प्रेम संगीत कब आता है? 1936 में। देखते हैं कौन सा सही होता है। कुकुरमुत्ता 2, हुंकार 39, 4 और 1, भग्नदूत 33, ये 5 नहीं 37 होगा। भग्नदूत कब आता है? 1937 में। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। आचार्य और सिद्धांत। तो भट्ट लोलट्ट का क्या था? उत्पत्तिवाद था। शंकुक का अनुमितिवाद था और भट्टनायक का भुक्तिवाद। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो क्रम बनेगा 5 1 3 2, 5 1 3 2, ऑप्शन बी। 8वां नंबर का प्रश्न है, सही आरोही क्रम बताना है। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता और प्रगतिवाद। तो सबसे पहले क्या आएगा? छायावाद। द्विवेदी युग के बाद क्या आता है? छायावाद, फिर प्रगतिवाद और फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। ऑप्शन सी। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो भुक्तिवाद के प्रतिपादक जो हैं वो भट्टनायक हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। सही बताना है इसमें। तो उद्योगी का अनुद्यत गलत है। औरस का जारज यही सही है। उन्मत्त का विमुख ये भी गलत है और उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट ये भी गलत है।
तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी, औरस का जारज। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो हालाते कन्हैया लिखा था अमीर खुसरो ने। 10 कुमार चरित्र लेखक का नाम बताना है। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी। अज्ञेय द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवयित्रियां भी सम्मिलित हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो शकुंतला माथुर हैं, कीर्ति चौधरी हैं और सुमन राजे हैं। ऑप्शन बी। उतरि नहाए जमुन जल ज्यों शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा प्रतीप अलंकार। आमिष का विलोम क्या होगा? आमिष, आमिष का विलोम होगा निरामिष। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था। इसमें वीरगाथात्मक लिखा जा रहा था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे है हरी घास पर छड़ भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो हरी घास पर छड़ भर लिखा था अज्ञेय ने। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? तो ये है भामह का। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है जिस पर अनुग्रह किया गया हो? तो इसका बनेगा अनुग्रहित। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरियां थी उनका उद्देश्य था मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। 22 नंबर का प्रश्न, जन्मेजय का नागयज्ञ लेखक कौन है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ लिखा प्रसाद जी ने। नाटक है ये। अगला प्रश्न है, सूर सूर तुलसी शशि उडगुन के सौदास और कवि खद्योतसम जह तह करे प्रकाश। तो इसमें अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार है। सूर सूर, सूरदास जो है वो सूर्य के समान है और तुलसीदास चंद्रमा के समान है। तो 2 बार सूर आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जिसका निवारण ना हो सके, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो जिसका निवारण ना हो सके वो अनिवार्य होता है। बताना है कि निम्नलिखित जो ये वाद हैं, दर्शन है, इसमें निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? तो निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद से संबंध है। 26 नंबर का प्रश्न है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। 27 नंबर है, सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। इसमें रूपक अलंकार है। अब ये बताना है कि रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें हो जाएगा सांग रूपक। कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आस्तीन का सांप। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग, यही विशेषता लागू होती है। फिर दिया है कि पात्र है और ये नाटक है, इनको इनसे सुमेलित करना है। कौन सा पात्र किस नाटक का है? तो देवसेना, देवसेना स्कंदगुप्त की है। विशु कोणार्क का है, जगदीश चंद्र माथुर का। और गांधारी,
गांधारी है अंधा युग की, धर्मवीर भारती का अंधा युग, और सावित्री है आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश का है। ठीक, तो ऑप्शन बनेगा हमारा 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5, 2, ऑप्शन ए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो संभावना आ गया जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। तू डाल डाल मैं पात पात, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। किस संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानुजाचार्य ने। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य। और राधा वल्लभी संप्रदाय श्री हित हरिवंश जी। तो ऑप्शन हमारा बना है 1, 3, 4, 5, ऑप्शन बी। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, ये कथन है। कथन किसने कहा? तो अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, ये भट्टार्क कहता है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, किससे माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। लोकोक्ति है, उसका सही अर्थ बताना है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा सिद्धांतहीन। आगे पूछा है कि पद्मावत क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है। तुलसीदास चंदन घिसे, इसके लेखक कौन है? ललित निबंध है ये। तुलसीदास चंदन घिसे, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हरियाणवी या बांगरू बोली जो है वो पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। आगे है मेढकी को जुकाम होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मेढकी को जुकाम होना बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो वो नूर मोहम्मद थे, जिन्हें मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। शिव शंभू के चिट्ठे, ये जो निबंध है इसके लेखक कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे लिखा था बाल मुकुंद गुप्त ने। आगे है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है ये नागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? उपमा कालिदासस्य दंडिना पद लालित्यम, तो दंडी जो है वो पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो सूफी काव्य का जो उद्देश्य है वो है प्रेम निरूपण। आगे निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित करना है। निबंधकार हैं और ये निबंध हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनका निबंध है माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने लिखा रेती के फूल। अज्ञे जी ने लिखा आल बाल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोक पर्व। ऑप्शन हमारा बना 3, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1, ऑप्शन ए। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका अर्थ क्या होगा? तो ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ होता है राजभाषा।
कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, रघुवंशम भी है, लेकिन उत्तर रामचरितम भवभूति की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे उक्ति है, ये किसने कही है कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो। यह उक्ति किसकी है? तो ये नाभादास की है। तुलसीदास के विषय में नाभादास जी ने यह उक्ति कही थी। 50वां प्रश्न है कि रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इनमें से कौन सा तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो चित्र, यही नहीं होता है, चित्र नहीं दिखाई देता है। वाचन भी होता है, संदेश भी होता है, संगीत भी होता है, लेकिन चित्र नहीं होता है। ऑप्शन ए। स्वप्नवासवदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो स्वप्नवासवदत्तम नाटक लिखा था भास ने। आगे बताना है कि रामचरितमानस में बीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो बीभत्स रस का जो प्रयोग है वो अरण्य कांड और लंका कांड में मिलता है। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो है वो तमस है, भीष्म साहनी का तमस, जो कि 1973 में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न है, अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो गर्म समाचार के अंतर्गत रखा जाता है। किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो भारवी। भारवी की जो वाणी है वो नारिकेल फल के समान है। वैराग्य संदीपनी किसने लिखा? तो वैराग्य संदीपनी रचना जो है वो तुलसीदास जी की है। अगला पूछा है कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो कामरेड का कोट लिखा था सृंजय ने। बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। सच्चित, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि गुण यण श्चुत्व, तो सच्चित में हो जाएगी श्चुत्व संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है ये श्चुत्व संधि। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है? तो ये कहा था कुंभन दास ने। जो अष्टछाप के कवियों में आते हैं कुंभन दास, उन्हीं की उक्ति है भक्तन को कहा सीकरी सो काम। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं बंग महिला, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? तो भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को। गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा ए, गृहम प्लस गच्छति। अष्टछाप के कवि बताना है कि इन चारों में अष्टछाप के कवि कौन हैं? तो इसमें कुंभन दास जी यही हैं अष्टछाप के कवि। आगे सुमेलित करना है कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ। तो पहले हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात। मार्कंडे हंसा जाई अकेला, शिवमूर्ति कसाईबाड़ा
और शेखर जोशी कोशिका घटवार। तो 4 3 2 1 ऑप्शन हमारा है सी, 4 3 2 1। अगला प्रश्न है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त होगा सिर खाना। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप बताना है। पितृ शब्द, पिता पितरो पितरः, बहुवचन क्या होगा? पितरः, ऑप्शन सी। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? तो बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका लिखी गई थी, किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने लिखी? तो लिखी थी आनंदी लाल शर्मा ने। यहाँ पर गलत लिखा है आनंद, ये है आनंदी, आनंदी लाल शर्मा। आगे, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा है सितारे हिंद की। लोकोक्ति बताना है, अर्थ इसका सबे दिन होत न एक समाना। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो समय जो है वो परिवर्तनशील है, सभी समय सभी दिन एक समान नहीं होता, समय परिवर्तनशील है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें हो जाएगा सी, मातुर निलीयते कृष्ण। वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं, जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं, वह कौन सा रस है जो रीति काल में ही इतना ज़्यादा लिखा गया है कि संपूर्ण साहित्य में उतना नहीं लिखा गया? तो वो है श्रृंगार रस। कलम का सिपाही अमृत राय की, किसकी रचना है ये? अमृत राय की। प्रकाशन वर्ष है इसका 1962 ईस्वी, और इसी पर इनको साहित्य अकादमी भी मिला था। साहित्य अकादमी मिला था 1963 ईस्वी में। ठीक, तो 1963 में साहित्य अकादमी मिला था और 1962 में इसका प्रकाशन हुआ था। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है? तो सरसों, सरसों पुल्लिंग नहीं है। मकई, ये भी पुल्लिंग नहीं है। सारस, यही पुल्लिंग है। मूंग, ये भी स्त्रीलिंग है। तो बाकी तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन सारस क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बनेगा सी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश में हुआ है। यहाँ पर कवि दिए गए हैं और इनका सही अनुक्रम बताना है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताएंगे। तो बिहारी, बिहारी का जन्म होता है 1595 में, और देव का हो जाता है, कहाँ लिखे यहाँ पर, देव का 1673 में। भिखारीदास का होता है 1750 के आसपास, और पद्माकर जी का 1753 में। तो इनका क्रम भी ए बैठ रहा है, बिहारी, देव, भिखारी और पद्माकर। बिहारी 1595, देव 1673, भिखारीदास 1750 और पद्माकर 1753। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा ये रचना लिखी विष्णुचंद्र शर्मा ने। फिर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है? तो उत्साह नहीं है, चक्रव्यूह ये भी नहीं है, संकल्प ये भी नहीं, लेकिन मृत्यु ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी। गाम दोग्धी पयः, इस वाक्य में
गाम प्रयोगाय निर्दिष्टम सूत्रम अस्ति। गाम दोग्धिपयः वाक्य में गाम जो प्रयोग हुआ है इसमें सूत्र बताना है। तो इसमें सूत्र बनेगा अकथितम च। अकथितम च द्वितीया, गाम में द्वितीया विभक्ति से अकथितम च सूत्र का प्रयोग हुआ है। 81 नंबर का प्रश्न है कि वे पूर्वीपन की परवाह ना करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा है? तो ये कहा है प्रताप नारायण मिश्र जी के लिए। आगे, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीवनी। निम्नलिखित शब्दों में एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताना है कौन सा शब्द है। चाय स्त्रीलिंग है, शिकंजी स्त्रीलिंग है, लस्सी स्त्रीलिंग है, लेकिन दही क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन डी। हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। लंग लकार मध्यम पुरुष और द्विवचन इसमें बताना है, तो वो हो जाएगा अहसतम। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के जो लेखकों की दृष्टि थी वो व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। इसके बाद आत्मकथा है और उनके लेखकों के साथ इनको मिलान करना है। तो पानी बिच मीन प्यासी, ये किसने लिखा? मिथिलेश्वर ने। आज के अतीत भीष्म साहनी ने। पिंजरे की मैना चंद्र किरण सौंड्रेक्सा ने। और हादसे रमणिका गुप्ता ने। 3 4 5 1 ऑप्शन बनेगा डी, 3 4 5 1। अगला प्रश्न है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का हो जाएगा प्रति धन एक। येनांग विकारः सूत्रात् सिद्धयति। येनांग विकारः सूत्र कौन सा शब्द सिद्ध करता है? तो ये है अक्षणाकाणः। ठीक, अक्षणाकाणः, इसमें येनांग विकार सूत्र लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? नहीं बताना है। विचित्र विवाह, यही इनकी रचना नहीं है, पहली ही आ गई, क्योंकि वैदेही वनवास इनकी है, चुभते चौपदे भी है और चोखे चौपदे भी है। तो कौन सी नहीं है? विचित्र विवाह। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है अर्धकथानक। फिर शब्द दिया है और संधि के नाम दिए हैं, उनके साथ सुमेलित करना है। निरोग, निरोग में कौन सी संधि होगी? विसर्ग हो जाएगी। निह प्लस रोग, निरोग। दीर्घाकार, दीर्घाकार में दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ प्लस आकार, दीर्घाकार। सदाचार, सत धन आचार, सदाचार, व्यंजन संधि। और प्रतिधन एक, प्रत्येक, इसमें यण संधि हो जाएगी। यहाँ पर गलत लिखा है, ये होगा यण संधि। तो ऑप्शन बनेगा 3 1 5 2। 3 1 5 2, 3 1 5 2। ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मातुर निलीयते कृष्णः रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो मातुर निलीयते कृष्णः में पंचमी विभक्ति है।
माता से कृष्ण छिपते हैं, अलगाव है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगा। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित करना है, असत्य बताना है। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, ये सही है। यह नारी दृष्टि के लिए सृष्टि के लिए संजीवनी है, ये भी सही है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, यही गलत है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है, ये भी सही है। तो असत्य जो है वो क्या बनेगा, ऑप्शन सी। पूछा है कि कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो कृष्णा सोबती ने लिखा था हम हसमत। नायक का सही संधि विच्छेद बताना है। नायक का हो जाएगा नय प्लस अक, नायक, अयादि संधि होगी इसमें। आगे है अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारण से है। तो अलम श्रमेण, इसमें श्रम जो है वो करण है, इसलिए कर्तृकरणयोश तृतीया से तृतीया हो जाएगी। अगला बताना है कलाधर। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का क्या नाम है। तो कलाधर नाम से कौन रचना करता था, जयशंकर प्रसाद। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का क्या नाम है। तो वो है रेखा चित्र। किसी व्यक्ति वस्तु का तटस्थ अंकन करने वाली जो विधा है वो रेखा चित्र है। द्विगु समास का उदाहरण बताना है। इसमें कौन सा उदाहरण द्विगु का है। तो त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार त्रिभुवन, ये हो गया द्विगु समास। आगे है अनुर्लक्षणे, सूत्र विधायक है, किस संज्ञा का सूत्र विधायक है। तो अनुर्लक्षणे जो है वो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का सूत्र विधायक है, ऑप्शन ए। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर जो रचना लिखी थी वो लिखी यशपाल ने। बताना है कि कर्मधारय समास किसमें है। तो चक्रपाणी नहीं, इसमें बहुब्रीहि है। चतुर्युगम नहीं, इसमें द्विगु है। नीलोत्पलम, हाँ इसमें कर्मधारय है। माता पिता इसमें द्वंद्व है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। रस गंगाधर रचयिता कौन है। तो रस गंगाधर लिखा पंडित राज जगन्नाथ ने। आगे बताना है कि जो ये युग्म दिए हुए हैं इनमें से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो अशुद्ध इसमें से छांटकर बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। पहला है भरपेट, तो ये है अव्ययी भाव, सही है ये तो। रसोई घर तत्पुरुष, ये भी सही है। दाल रोटी द्वंद्व में है, ये भी सही है। चाल चलन अव्ययी नहीं, ये गलत है, क्योंकि चाल चलन क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, इसलिए ऑप्शन डी। बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीया विभक्ति क्यों होती है। बलि में द्वितीया विभक्ति क्यों हुई है बताना है। तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी कारणों से हुई है, क्योंकि बलि गौड़ कर्म है। अपादान की विशेष विवक्षा नहीं बल्कि अविवक्षता है, और अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, इसलिए इसमें सभी कारणों से द्वितीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं, जिनमें से बताना है कि कौन सा भेद नहीं है। तो इसमें उक्ति विन्यास वक्रता यही नहीं है, बाकी तीनों हैं, ए ऑप्शन गलत है। एक 108 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द
सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दिवाकर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, अंशुमाली हो जाएगा, लेकिन रश्मि नहीं होगा। रश्मि का पर्याय क्या होता है? किरण। इसलिए ऑप्शन ए। आगे है रिक्त स्थान है और प्रणमामि है, तो रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होगा? तो यहाँ हो जाएगा सदा शिवाय प्रणमामि। चतुर्थी विभक्ति है, सदा शिवाय प्रणमामि। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। बताना है कि हिमवान, हिमवान का पर्याय क्या है? तो हिमवान का पर्याय जो होगा वो हिमाद्री होगा। अगला बताएंगे कि अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें तो पंचमी होती है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणाव अनलंकृति पुनः क्वापि, ये काव्य लक्षण किस आचार्य का है? तो ये कहा था मम्मट ने। अनंग, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनंग में हो जाएगा ऑप्शन बी अन, अन उपसर्ग अनंग में लगेगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः, वाक्य में श्री गुरुवे किस विभक्ति में है? तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा चतुर्थी विभक्ति में आता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, चतुर्थी विभक्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, या राम रोटी खा लिया है। तो शुद्ध वाक्य होगा सी, राम ने रोटी खाई है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कारक बताना है। तो अलगाव हो गया, तो अपादान कारक है। आगे बताना है अहेतुकी, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा अहेतुकी। बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो बलिम याचते वसुधाम में अकथितम च, इसी सूत्र से इसमें कर्म संज्ञा हुई है। अगला 120 नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ, या इनमें से तीनों वाक्य शुद्ध हैं? तो इसमें जो शुद्ध होगा वो बनेगा बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक, तो ये 9 नंबर का पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगला पेपर लेकर के जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए क्लास देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।